जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और जो आपको हेयर स्ट्रेट सिखाया गया है उस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों, समय की कमी की वजह से आपसे आजकल ज्यादा मुलाकात हो नहीं पा रही। इसका मुझे भी बहुत ज्यादा अफसोस है। मैं आपसे स्वयं ही डेली मिलना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों अभी आप ये समझिए कि मार्केट पे मैं खुद ही बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड पे। कैश सेगमेंट में मैं सोचता हूँ कि कैश सेगमेंट में भी उतरा जाए, इसलिए उस पर भी रिसर्च कर रहा हूँ। बाकी अपने ऑफिस का काम जो है वो तो है ना। तो मिला जुला के कहानी यही है कि शायद अब मेरा रिसर्च एक कंक्रीट बन चुका है कि किस तरीके से खुद का अपना एक म्यूचुअल फंड क्रिएट किया जाए, जो उस म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न दे, जिसमें जनरली आप और हम एसआईपी करते हैं। जब से मैंने मार्केट सीखा है तब से मैंने कभी म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगाए, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं खुद ही रिसर्च कर सकता हूं, मैं खुद ही समझ सकता हूं। तो क्यों ना मैं खुद ही इन्वेस्टमेंट करूं और ये देखूं म्यूचुअल फंड जो रिटर्न देते हैं उससे ज्यादा रिटर्न हम और आप आसानी से कमा सकते हैं, उनका ही रिसर्च यूज कर। म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर रहते हैं उनका ही रिसर्च यूज करके या उनका ही नॉलेज यूज करके हम और आप और कर सकते हैं, सिंपल तरीके से। मैं उसका एक एग्जांपल भी आपके सामने दूंगा कि मुझे मार्केट में मान लीजिए अभी जो प्रॉफिट हुए हैं उसको मैंने किस तरीके से इन्वेस्ट किया है। और ये आप भी कर सकते हैं, थोड़े से बस पढ़ने की जरूरत है, थोड़े से रिसर्च की जरूरत है, बाकी बहुत काम आसान है। म्यूचुअल फंड में दिक्कत क्या है ये समझिए। म्यूचुअल फंड में दो दिक्कत है। पहला, म्यूचुअल फंड आपको डिविडेंड नहीं देता है। जबकि मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं रेगुलर इनकम पे बहुत फोकस करता हूँ। मैं कहीं भी काम करूँ, मुझे रेगुलर इनकम चाहिए। दूसरा, आपका कैपिटल एप्रिसिएट होना चाहिए। आपका जो कैपिटल है वो क्या होना चाहिए? एप्रिसिएट होना चाहिए। आप यदि ध्यान दें तो जो आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, दोनों में बेसिक अंतर क्या है? जो पोस्ट ऑफिस है और जो बैंक है वो आपको रेगुलर इनकम तो देते हैं, लेकिन आपके कैपिटल को अप्रिसिएट नहीं कर पाते। से आप किसी फंड में पैसे लाते हैं तो सिंपल आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उतना ही होता है। तो मान लीजिए कि आपने 3 लाख रुपए जो है एमआईएस में ला दिए, तो ऑब्वियस है वो आपको हर महीने पैसे दे रहे हैं, लेकिन 3 लाख तो कांस्टेंट है, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है हर महीने, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कांस्टेंट है। यही वजह है कि शेयर मार्केट में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर वो आते हैं, उनका दो फायदा है। पहला, एक तो रेगुलर इनकम मिलता है एज अ डिविडेंड, डिविडेंड के रूप में आपको रेगुलर इनकम मिलता है। दूसरा, शेयर प्राइस बढ़ने की वजह से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी अप्रिसिएट होता है और वो भी बढ़ जाता है। तो दो फायदे हमें मिलते हैं। अब म्यूचुअल फंड में कहानी क्या है? म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां दो ऑप्शन होते हैं, सिंपल। एक डिविडेंड पे आउट, दूसरा होता है ग्रोथ ऑप्शन। डिविडेंड पे आउट यदि आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिविडेंड तो आपको मिलते हैं, है ना? लेकिन उसका जो फंड वैल्यू है उस तरीके से नहीं बढ़ता जिस तरीके से ग्रोथ ऑप्शन में बढ़ता है। तो यदि आप ग्रोथ ऑप्शन चुनते हैं तो फिर आपको डिविडेंड नहीं मिलता, फंड का वैल्यू बढ़ता है। दूसरी समस्या ये है कि आप जो पैसे लगा रहे हैं, आप देखेंगे आपके म्यूचुअल फंड में बहुत सारे शेयर का जो प्राइस है वो डबल ट्रिपल, है ना, इवन के 4 टाइम 5 टाइम हो जाता है, लेकिन आपको म्यूचुअल फंड उस तरह का रिटर्न दिखता नहीं। तीसरी बात है कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप यदि आपने कहीं पढ़ा होगा उसमें होता है एक्सपेंस रेशियो, मतलब जो मैनेजर है
वो फंड वैल्यू का एक निश्चित एक सर्टेन प्रोपोर्शन जो है एक्सपेंस के रूप में काटता है, डिडक्ट करता है। जैसे आपका फंड का वैल्यू उस तरीके से नहीं बढ़ता, वो रेगुलर बेसिस पे उसे काटता है, इसे बोलते हैं एक्सपेंस बेसिस। तो ऑब्वियस है, यदि आप तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब आप खुद से कर सकते हैं तो उसमें किसी तरह के एक्सपेंस का कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, शेयर के प्राइस के बढ़ने का आपको डायरेक्टली फायदा मिलता है। और तीसरा, आपको डिविडेंड भी मिलता है। तो किसी तरह के खर्चों का फंड में कोई जरूरत ही नहीं, यदि आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो और खुद इस पर रिसर्च करें। तो मैं ये पहले आपको बताता हूं कि मैंने क्या किया। मेरे जो कुछ पैसे आए शेयर मार्केट से, मैंने उसे क्या किया, पहले मैं सोचा कि मैं उससे आईटी बीज खरीदता हूं, है ना। आईटी बीज अब वैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो शेयर है उससे मिलकर बना। तो मैंने क्या किया, उसको देखा, उसको पढ़ा और देखा कि उस आईटी बीज में कौन कौन सा कंपोनेंट शामिल है। उस आईटी बीज में कौन कौन सा कंपोनेंट शामिल है। तो उस कंपोनेंट के आधार पर मैंने खुद का एक फंड क्रिएट, जो मुझे शेयर मार्केट से प्रॉफिट हुए थे उस पैसों से। और आप पाएंगे कि वो एक अच्छा रिटर्न देता है। आईटी बीज जो म्यूचुअल फंड है उससे ज्यादा तो ये देता है। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। और ये इसमें बहुत बड़ा डिटेल स्टडी की जरूरत है, वो देखेंगे, अभी आपके साथ बैठ कर देखेंगे ये क्या कर सकते, उसमें सीखना क्या, उसमें पढ़ना क्या। किसी रिसर्च को करने में बहुत समय लगता है। तो आपको लगता है कि वीडियो के थ्रू आपको समझा दिया गया और आप समझ गए। जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप शेयर मार्केट में परफेक्ट ट्रेडर या फिर परफेक्ट इन्वेस्टर नहीं बन पाए। और मार्केट आपको, यदि आप मेहनत करें मार्केट में 4 घंटे 5 घंटे मेहनत करें मार्केट के बाद, तो देखेंगे बहुत अच्छा आपको कुछ मिल रहा है, आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए मैं आपको पहले ले चलता हूँ आईटी बीच में और समझाता हूँ कि मैंने क्या किया। और आप भी समझे, मुझे विश्वास है कि आप समझ सकते हैं, है ना। चलिए वीडियो को कंटिन्यू। देखिए दोस्तों, जो मैंने काम किया, तो मैंने जो फाइंड आउट किया वो समझिए। मैंने क्या किया, आईटी बीच के कंपोनेंट को ढूंढा। क्या ढूंढा, आईटी बीच के कंपोनेंट। बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाए और वहां लिखते आईटी बीच कंपोनेंट, आईटी बीच कंपोनेंट, ठीक है। वहां से आपको ये डिटेल मिल जाएगी कि इस आईटी बीच में कौन कौन शामिल है, कौन कौन सा शेयर को इसमें शामिल किया गया। आप किसी भी म्यूचुअल फंड पे जाए, किसी भी इंडेक्स फंड पे जाए, वो आपको बता देगा देगा कि उसमें कौन कौन सा शेयर को इंक्लूड किया गया, किसकी कंपनी के शेयर को इन्वॉल्व किया गया। तो वहां से ये नॉलेज आपको मिल जाए। मैंने एक फंड किया, चूंकि मार्केट से ही मुझे पैसे मिले थे, मैंने अर्न किया था, तो ये फंड मेरे बन रहे, 1,20,870 मेरे फंड बन रहे। मैं सोचा क्या किया जाए। मैंने इसको ट्रेडिंग में न लाकर मैंने ऐसा एज ए इन्वेस्टमेंट इसे लगाया, एज ए इन्वेस्टमेंट इसे लगाया। और ये जब मैंने लगाया उसकी डेट थी 18 मई, 18 मई को मैंने ये किया। 18 साल जो है, 18 मई को मैंने ये रिसर्च किया। चलो करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। जो पैसे आए हैं, सारे सारे पैसे ट्रेडिंग में वापस नहीं लाते, उस पैसे से निकालते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट में लगा देते। तो मैंने पाया क्या कि जो आईटी बीच है उसमें कंपोनेंट क्या क्या है। उसमें इंफोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा है, है ना, माइंट्री है, परसिस्टेंट सिस्टम है, वो फोर्ज है ना, एम्फेसिस है, और एलटी टेक। यही है, इसमें और कोई है ही नहीं। इस आईटी बीच में इतने कंपोनेंट है, इतने शेयर इंक्लूड। फिर मैंने वहां पे वेटेज भी लिखा हुआ है कि उनका जो वेटेज, मतलब 100 पे यदि उस फंड में लगा हुआ है ना, तो उसमें से 26.76% का इन्फोसिस से खरीदा गया, 24% का टीसीएस, 10% का एचसीएल, टेक महिंद्रा का 9%, विप्रो का 8%, मतलब वो इन्वॉल्व है उसमें, है ना।
ये इस तरीके से इन्वॉल्व किया गया, मतलब टोटल जो निकलेगा वो 100% ये पैसे उसमें लगाएगा। और 18 मई का मैंने मार्केट प्राइस का बाद कि 18 मई को इसका प्राइस कितना चल रहा था। इन्फोसिस का प्राइस था, टीसीएस का प्राइस है, एचसीएल का प्राइस है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, ये सबका उस दिन का प्राइस 18 मई। और फंड वैल्यू कितना लगे, फंड ये है फंड वैल्यू। फंड वैल्यू ये क्या है कि मेरे पास पैसे, मुझे इन्वेस्टमेंट कितने करने हैं, 1,20,870, है ना, इतने पैसे मुझे चाहिए। तो इतने पैसों में, है ना, उस फंड के हिसाब से कितने पैसे इन्वॉल्व होने चाहिए। इन्फोसिस का 26.76% मुझे क्या होने चाहिए, इन्वॉल्व होने चाहिए। इसका मतलब मुझे इन्फोसिस, है ना, इस फंड के हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। जो फंड मैनेजर है उन्होंने वो पोर्टफोलियो तैयार किया आईटी का, मैंने उनका ही, है ना, नॉलेज इस्तेमाल किया और यहाँ पे अप्लाई कर दी। 1,22,870 मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए थे, तो मैंने क्या किया, 26.76% का वेटेज लगा दिया। मतलब मुझे इन्फोसिस में इतने पैसे लाने हैं इसके हिसाब से। टीसीएस में फिर से वही चीज, 1,2878 कितना परसेंट, 24.83% ला दीजिए। मतलब 30,012 रुपये मुझे टीसीएस में लाने हैं। एससीएल, एससीएल में 10%, फिर से इस फंड का कितना परसेंट, 10% मैंने इसमें ला दी, है ना। तो इस हिसाब से मुझे मालूम चला कि मेरा फंड वैल्यू कितना होना चाहिए, हर शेयर में मैं कितने पैसे इन्वॉल्व होने चाहिए। सिंपल। तो ये फंड वैल्यू। फिर मैंने क्या किया, इस फंड वैल्यू को डिवाइड किया मार्केट प्राइस से, मतलब 32,344 मुझे लगाने हैं, है ना। मैंने, और उस समय का मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 1,444। तो इस हिसाब से लगभग 22 शेयर इनपुट सिस्टम बनते हैं, ना, 22.34 आ रहे हैं, है ना शेयर। तो 3-4 शेयर तो नहीं खरीदेंगे, 22 शेयर पूरा खरीद लिया। वैसे ही 30,012, इसका कितना प्राइस चल रहा है, 3,834, उसको आप डिवाइड कर दी तो कितना शेयर निकल जाएगा, 8 शेयर। फिर इस फंड वैल्यू को से डिवाइड कीजिए, कितना शेयर निकल जाएगा, 9 शेयर। इस हिसाब से मैंने नंबर ऑफ शेयर भी कैलकुलेट किया। और सिंपल, मार्केट में जो रेट चल रहा था उसको मैंने बाय कर लिया इसी रेट से। तो 22 शेयर खरीदा मैंने इस रेट से, तो कितने पैसे लगे, 31,760। क्योंकि पॉइंट में आ रहे थे इसलिए ये अमाउंट और ये अमाउंट पूरा आना चाहिए था इक्वल, क्योंकि पॉइंट में नंबर ऑफ शेयर आ रहे थे इसलिए बराबर में। 22 शेयर का प्राइस कितना है ना। फिर मैंने 8 शेयर खरीदे इस रेट से, तो ये वैल्यू आया। 9 शेयर खरीदे इस रेट से, तो ये वैल्यू आया, है ना। फिर 9 शेयर खरीदे इस रेट से, तो ये वैल्यू आया। 22 शेयर खरीदे इस रेट से, तो ये वैल्यू आया। इस हिसाब से मैंने पूरे पैसे इन्वॉल्व, तो टोटल पैसे जो मेरे इन्वॉल्वमेंट हुए 1,90,585। और मुझे लाना चाहिए इतना, मतलब अभी भी एक्स्ट्रा फंड कितना बचा हुआ है, 1280, देख लेंगे 1285 जब विप्रो। फिर मैंने उसमें सोचा रखते हैं, फिर जब मार्केट कभी गिरेगी और विप्रो इस रेट से नीचे आएगी तो फिर से शेयर 2 या 3 शेयर इस पे खरीद ली जाएगी। सिंपल, मैंने इसे होल्ड। अब क्या है, ये मेरा जो है म्यूचुअल फंड तैयार। अब सिंपल सोचिए, मुझे इतने पैसे लाने थे, इस हिसाब से मैंने अपना ब्रेन नहीं यूज किया। मैंने क्या किया, सिंपल, जो आईटी बीज का फंड मैनेजर है उसने ये कंपोनेंट बनाया था, है ना। अब जैसे कोई फंड मैनेजर के पास मेरे से ज्यादा ब्रेन होगा, मेरा कोई ब्रेन नहीं, उनके पास ज्यादा ब्रेन होगा। मैंने उनका ब्रेन इस्तेमाल किया कि भाई उन्होंने क्या किया, किस तरीके से वो पोर्टफोलियो बनाओ, उसको बोलते पोर्टफोलियो। तो आईटी बीज का पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाओ, तो मैंने ये सेलेक्ट किया। उसके हिसाब से अपना वेटेज तैयार किया। उनका ही वेटेज है ये, और ये इन्फॉर्मेशन वहीं से मालूम मालूम चला है ना, गूगल पे जाएंगे वहां से मालूम चल जाएगा। और इस हिसाब से इनको बाइफरकेट कर दिया, और ये मेरा तैयार। अब देखिए इसके फायदे क्या, फायदे समझिए। यदि आप आईटी बीच में पैसे इन्वॉल्व करते हैं, आप सिंपल है, जाएंगे आईटी बीच, पैसा रेट चल रहा है 34 रुपीज के आसपास चल रहा है, आप जाए और आईटी बीच बाय कर लें। सिंपल, इतने रुपए में आप आईटी बीच बाय कर, सिंपल, कहानी खत्म। इस केस में आपको डिविडेंड नहीं मिले, किसी भी हाथ में आपको डिविडेंड क्या हुआ, नहीं। दूसरा, इनका जो ग्रोथ है, जिस तरीके से शेयर का दाम बढ़ा उसके पास, उस तरीके से वो आईटी बीच में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, है ना। और इसका मेरा कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है इसमें। अब इस ये फंड एक बार मैंने क्रिएट कर लिया, बना के छोड़ दिया, मार्केट में छोड़ दिया, तो सोचे क्या ऐसे कोई खर्चे हैं, ऐसे कोई खर्चे ही नहीं। लेकिन जब म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जाते हैं तो उसका अपना एक एक्सपेंस रेशियो है, खर्च होने ही होने हैं। जो फंड मैनेजर जो उस पर काम कर रहा है वो भी तो पैसे लेगा, है ना। और सही चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है मार्केट के प्राइस के हिसाब से।
शेयर के प्राइस के हिसाब से वो सही से रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो आप क्या करें, खुद से भी एक क्या कर ले, फंड क्रिएट कर, और देखिए इसका फायदा बहुत मिलेगा। डिविडेंड तो आपको मिलने ही मिलने, क्योंकि अच्छी कंपनियां हैं। अब अच्छी कंपनियां हैं तो जिस रेशो में उसने खरीदा उसी रेशो मैंने भी खरीदा। दूसरी बात क्या है, अभी समझिए, इसे अच्छे से मेंटेन करने के लिए क्या करना, मैं इसका रिव्यू करूंगा हर 3 मंथ, है ना, हर 3 महीने में, मतलब क्वार्टरली, इसको बोलते हैं क्वार्टरली रिव्यू करूंगा। अब क्वार्टरली रिव्यू पे जाके मैं देखूंगा कि इसके वेटेज में क्या चेंज किया है ना, जो फंड में मैनेजर है उनके इसके वेटेज में क्या चेंज हुआ। मान ली उन्होंने इन्फोसिस को बढ़ा दिया तो समझिए, और विप्रो को घटा दिया। इन्फोसिस का मान लीजिए 2% वेटेज बढ़ाता है और विप्रो का जो है 3% वेटेज घटाता है, तो मैं भी क्या करूंगा, 3% यहाँ से शेयर निकालूंगा और इसमें 2% शेयर क्या कर दूंगा, ऐड कर। सिंपल, जितना वैल्यू का वेटेज में अंतर आ रहा है उतने वैल्यू को मैं घटाऊंगा और उतने वैल्यू उसमें जोड़ दूंगा। इतना काम आपको करना है थ्री हर 3 मंथ। एक क्वार्टरली रिव्यू करते चले, मंथली रिव्यू संभव नहीं है तो क्वार्टरली रिव्यू एटलीस्ट कर ले, और उसके हिसाब से इसमें क्या कर ले, चेंज कर। आप समझे कि आईटी बीज आपने ही मेंटेन किया हुआ है, मुझे किसी आईटी बीज को स्पेशल करने की जरूरत नहीं। और अब मार्केट में रहे ना तो डिफरेंट डिफरेंट चीज सोचे, हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में ट्रेडिंग चलता रहे, सिर्फ ट्रेडिंग करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट अर्न करे, इससे भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न होता है भाई साहब। जो नए नए ट्रेडर होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनके दिमाग में तो कुछ और ही चलता है, उनके वो मन में लगता है कि मुझे जो है ना करोड़पति हो ही जाना है, अरबपति हो जाना है। मैंने हमेशा आपको बताया, मार्केट में ट्रेड करिए इस तरीके से कि जो मंथली इनकम वो आपका जनरेट हो, सरप्लस 2,000 ही जनरेट होना चाहिए, है ना, 10,000 ही जनरेट होना चाहिए। उस तरीके से जनरेशन स्टार्ट करें। एक बार आप जो है सरप्लस में आए, प्रॉफिट में आए, तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। और जो प्रॉफिट का पैसे आ रहे हैं तो इधर कन्वर्ट करते चले, है ना, इस तरह का पोर्टफोलियो बनाते चले, तो आपको अच्छा लगे। और जब भी आपको लगे कि नहीं मुझे जो है पैसे इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड में मुझे पैसे लगाना है, तो आप किस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसे लाना चाहते हैं, ये समझिए। आप किस तरीके के म्यूचुअल फंड में पैसे लाना चाहते हैं, स्मॉल कैप में लाना चाहते हैं, मिड कैप में लाना चाहते हैं, ना लार्ज कैप में लाना चाहते हैं, किस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसे लाना चाहते हैं, ये पहले डिसाइड। उसके बाद उस तरह के जो फंड है उनके पोर्टफोलियो पर जाकर हम आप देखेंगे कि आप किस कंपनी के पोर्टफोलियो को चेक कर रहे हैं ना। पोर्टफोलियो मतलब मान लिया आईसीआईसीआई का अलग स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई का अलग स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस का अलग स्मॉल कैप फंड है। तो जो है उसको जाके रिसर्च करें, उसको पोर्टफोलियो को देखें और उसके हिसाब से कुछ अच्छा डिजाइन करें, है ना। मैंने उस पर भी रिसर्च किया है, क्योंकि इसी वीडियो में बताएंगे ना तो वो रिसर्च, तो ये जो वीडियो है वो बहुत बड़ा हो, तो इसलिए उसका सेकंड पार्ट, मतलब आप समझिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल समझाऊंगा कि जो आप डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड में पैसे ला रहे हैं, आप कैसे उसका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप ये सोच सकते हैं कि मैंने आईटी को क्यों चुना, ये आप मार्केट में हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं तो समझते हैं इन बातों को। मार्केट में अंधे की तरह मत आए कि गए और निफ्टी ओपन किया और सिर्फ ट्रेड किया, बाहर निकल गए, देखते रहे निफ्टी में बैठ कर। अब मैंने क्या, जब आपका सेटअप बने तब आपको ट्रेड करना है, तब तक आपको मार्केट में रिसर्च करते चलना है कि मार्केट में क्या। तो मैंने आईटी भी क्यों चुना, मैंने आईटी इसलिए चुना कि आप देखिए मार्केट में बहुत तेजी आई, आप ध्यान से देखिए, मार्केट में बहुत तेजी आई, लेकिन जिस तरीके से, ठीक ना, सारे सेक्टर में बूम आया उस तरीके से आईटी में नहीं आया। आप जाकर चेक करिए, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के चार्ट को जाकर चेक करिए कि जिस तरीके से मूवमेंट जो है अपसाइड मूवमेंट दूसरी कंपनियों में आया उस तरीके से आईटी में नहीं है। क्यों नहीं आया, क्योंकि आईटी जो है एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस, वो ज्यादातर एक्सपोर्ट करती है यूरोप में, अमेरिका में। तो वहां जब तक रेट कट नहीं आया था तब तक इसमें बूम नहीं आना। तो अभी एकदम सही टाइम है पैसे यहाँ लाए थे आईटी बीच में, मतलब आईटी के शेयरों में लाए। आप चार्ट में जाकर चेक करिए, जिस तरीके से दूसरी कंपनी का शेयर बढ़ा उस तरीके से ये अच्छी कंपनियां हैं, इन्फोसिस, टिक्सिस, टॉप की कंपनियां हैं, उस तरह के इनके चार्ट में बूम नहीं है। तो इंतजार है कि जब अमेरिका में रेट कट आएगा, है ना, तो ऑब्वियस आप देखेंगे इसमें गजब की तेजी आएगी, क्योंकि ये सबसे, ये सारी कंपनियां जो है अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है, यूरोपियन मार्केट को एक्सपोर्ट करती है, और जब तक वहां रेट कट नहीं आया तब तक इनके शेयर में बूम नहीं है।
ये अभी फ्लैट है या गिरी हुई है, ठीक ना, इनको आप अभी बाय। तो ये एक कंक्रीट फॉर्म में आता है। जब कोई रिसर्च करते हैं तो आप दूसरे का नॉलेज यूज करके, ठीक ना, अपना एक खुद का फंड क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा रिटर्न देगा, उसको मेंटेन करने में आपको कोई खर्च नहीं लगेगा। और तीसरा, रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड मिलता रहेगा, हर हाथ आपको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड मिलता रहेगा। मैं तो बोलता हूँ भाई साहब, मान लीजिए मुझे इतनी कंपनियों में से डिविडेंड मिली, और मान लीजिए इतनी कंपनियों से डिविडेंड मिलते, ज्यादा डिविडेंड नहीं मिलते, मुझे 2,000 ही डिविडेंड मिलते, है ना, मुझे जो 2,000 का डिविडेंड मिलेगा, उससे मैं इसी में से किसी एक कंपनी का क्या करूंगा, शेयर खरीद लूंगा, ऐड कर दूंगा, तो और वैल्यू बढ़ जाए। तो यही है अपना म्यूचुअल फंड का, जिससे आप भी सोच सकते समझ सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, हमारी बातों पे ना आए, ठीक है? क्योंकि मैं कोई ऑथराइज नहीं हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आई। और दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ, मैं बोलता तो हर बार हूँ, लेकिन मैं आपसे फिर से कोशिश करता हूँ आपसे डेली मुलाकात। मैं अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश करता हूँ कि आपसे डेली मुलाकात, लेकिन क्या कर, कुछ नॉलेज अपने लिए भी लेना है ना, कुछ ऑफिस के लिए भी काम करना है, और भी कुछ काम है उन पे भी आपको ध्यान देना है, तो टाइम बच नहीं पाता। लेकिन मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट, ठीक ना, कि अपना म्यूचुअल फंड कैसे क्रिएट कर, मैं जल्दी लेकर आऊँ। फिर मिलता हूँ दोस्तों किसी और वीडियो के साथ। जय माता दी।